प्यारे बच्चों नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा जो बुक चल रही थी डिफरेंशियल कैलकुलस अवकल गणित, तो उसका थर्ड चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट टाइम हमने असिम्प्टोट पे समाप्त किया था, तो आज नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो नया चैप्टर होगा हमारा कर्वेचर। और कर्वेचर मतलब वक्रता। क्या होती है वक्रता, उसके बारे में हम जानेंगे। वक्रता के बारे में आप जान तो चुके हो, किंतु आपको पता नहीं है कि उसको वक्रता बोलते हैं। वक्रता क्या होती है? जैसे आप राइडिंग करते हो, साइकिल पे चले जाते हो या रोड पे चलते हो, तो कई बार क्या है कि रोड के ऊपर घुमाव आता है, बेंडिंग आती है, तो उस घुमाव को ही हम क्या बोलते हैं? वक्रता बोलते हैं। तो ये वक्रता कहीं पर ज्यादा होती है, कहीं पर कम होती है। जैसे कि कई बार हम देसी लैंग्वेज के अंदर बोल देते हैं कि भी खड़ा मोड़ आ गया, ठीक है ना, ऐसे बोल देते हैं। तो वो जो खड़ा जो मोड़ हम बोल रहे हैं, तो यानी उसकी बेंडिंग ज्यादा है, मतलब यानी कम शॉर्ट दूरी के अंदर मोड़ ज्यादा है, मतलब ठीक है। तो वहां पर बेंडिंग ज्यादा है, तो यानी कर्वेचर उसका क्या है? ज्यादा है। और कई बार क्या है कि हमें जो घुमाव है वो पता ही महसूस ही नहीं होता। हम गाड़ी को स्पीड से चला सकते हैं, मतलब वहां पर क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है कि उसका बेंडिंग बहुत कम होता है। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? कर्वेचर। तो चैप्टर का नाम क्या होगा? कर्वेचर। मैं लिखता हूं कर्वेचर। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वक्रता। तो मैं थोड़ा सा आकृति बनाता हूं। इसको हम क्या बोल देते हैं? जैसे हमारे पास एक ये कर्व है, मोड़ को हम कर्व के फॉर्म में ले लेते हैं, और एक हमारे पास ये कर्व है। तो आपको पता है कि ये जो कर्व है, इतनी दूरी के अंदर पूरा घुमाव डाल दिया इसने, यानी यू टर्न ले लिया इन्होंने एकदम, ठीक है। बट इसने यू टर्न ले तो रहा है, बट वो दूरी है ना, वो काफी है। तो यानी ये जो घुमाव है बहुत कम दिखाई दे रहा है, और इसमें घुमाव ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसी को हम बोलते हैं वक्रता। तो किसी भी वक्र का शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर घुमाव ज्यादा होना, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? वक्रता। वक्रता कम और ज्यादा का मतलब ये होगा कि कोई कर्व ज्यादा दूरी के अंदर फैलती हुई और घुमाव कम करती है, तो वो उसका जो घुमाव कम है, तो यानी उसकी वक्रता कम होगी, और इसकी वक्रता कितनी होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। तो घुमाव को ही, किसी वक्र के घुमाव को ही हम क्या बोल देते हैं? वक्रता। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। डेफिनेशन थोड़ी सी हम करते हैं, आकृति के द्वारा बनाते हैं, तो फिर ज्यादा हम समझेंगे। और अब हमें क्या करना है कि भी वक्रता को ऐसे कैसे नापेंगे? हैं, ऐसे नापेंगे कैसे? मैथ की भाषा में मतलब उसको हम कैसे नापेंगे? तो न्यूमेरिकली हमें उस चीज को कैलकुलेट करेंगे, संख्यात्मक मान उसका निकालना सीखेंगे, कैसे निकाला जाती है वक्रता। ऐसे थोड़ी ना कि भी इसका घुमाव कम है, इसका ज्यादा है, इसका कम है, ऐसे नहीं बता सकते हम उसको मैथ की भाषा के अंदर बताएंगे कि इसकी वक्रता क्या है। उसको बोलते हैं संख्यात्मक मान। तो डेफिनेशन के अंदर क्या है? एक काम करते हैं, आप एक कोई कर्व ले लेते हैं, उसका टुकड़ा लिया, यहां पर एक पॉइंट ले लिया मैंने P, और एक पॉइंट यहां पर ले लिया Q, ठीक है। इस P के ऊपर और Q के ऊपर स्पर्श रेखा खींच दो और आगे बढ़ा दो। इसी प्रकार P के ऊपर भी स्पर्श रेखा खींच दो और आगे बढ़ा दो, ठीक है भी। और यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच देंगे। जैसे ये एक्स एक्सिस खींच दिया मैंने, वाई एक्सिस की कोई जरूरत नहीं है हमें। तो ये जो पहला बिंदु P है, और एक्स एक्सिस मतलब P बिंदु पर हमने कोई टेंजेंट खींचा, वो एक्स एक्सिस के ऊपर उस टेंजेंट ने कितने का एंगल बनाया? मान लेते हैं कि साई का। जब बिंदु P है Q के ऊपर पहुंच गया वो पॉइंट, तो वहां पर टेंजेंट कितना का बना? यानी हमें पता है कि ये एंगल तो इसके अंदर है ही है, ये रहा, प्लस में कुछ एंगल और बन गया। लेट्स सपोज वो साई है, तो साई प्लस में डेल साई, ठीक है भी। और मान लेते हैं कि ये वक्र है, यहां से स्टार्ट हुई थी, और ये हमारे पास s डिस्टेंस है, और s डिस्टेंस है, तो यहां से लेकर और यहां तक का मान लेते हैं कि डेल s है, डेल s है, ठीक है। तो इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी हमें देख लेते हैं।
तो पहले अपन एक बात और करते हैं, वक्रता के बारे में चल रही थी बातें, थोड़ी सी मैं टॉपिक को थोड़ा सा घुमा दिया, इसको आकृति को थोड़ा सा कम कर लेता हूं, ये तो अभी जरूरत नहीं पड़ी थी हमें। तो ये जो वक्रता की बात चल रही थी, यानी ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ठीक है। इसके ऊपर टेंजेंट खींचते हैं और इसके ऊपर भी टेंजेंट खींच देते हैं, ठीक है। और टेंजेंट खींचने के बाद में ये आगे पीछे बढ़ाएंगे तो आपको पता ही, अभी बताया था मैंने, साई, और ये हमारे पास है साई प्लस में डेल साई, ठीक है। यहां से अपन लंब खींचते हैं, ये लंब खींच दिया, यहां से भी हम लंब खींचते हैं, ये लंब खींच दिया। ये किस पॉइंट के ऊपर काटा, मान लेते हैं कि एन पॉइंट पे काटा। अब ये पॉइंट P था, ये पॉइंट Q था। अब जैसे ही ये Q पॉइंट नजदीक इसके, मतलब ये Q पॉइंट यही था पहले, आगे चले गए, यहां पर चला गया। ये Q पॉइंट जैसे जैसे इसके नजदीक आएगा P के, तो ये लाइन की दिशा है ना ऐसे होती जाएगी, ये ऐसे होती जाएगी, ऐसे होती जाएगी, यानी जो कटिंग पॉइंट है ना वो यहां पर बनता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे ये नजदीक आ, क्यों? क्योंकि इसकी दिशा हमें पता है कि क्या बनने वाली है, ये दिशा बनने वाली है। जैसे जैसे यहां पर आएगा तो ये दिशा यहां पर, तो इसका मतलब ये पॉइंट है ना, कभी तो यहां पर, कभी यहां पर, कभी यहां पर, लास्ट स्टेज एक ऐसी आएगी जब Q पॉइंट P के ऊपर ही आ जाएगा, तो ये जो पॉइंट कटिंग है ना, लेट्स सपोज वो यहां पर पहुंच गया लास्ट में, यानी ये दोनों ही रेखाएं बराबर हो चुकी है, उसका नाम दे दिया मैंने C। जैसे ही Q पॉइंट P को टच करेगा तब PC और QC सेम मिलेगा, PC और QC दोनों की लेंथ बराबर होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट C को हम क्या बोल देते हैं, पॉइंट C को, जहां पर कहता है कि आकृति से, क्योंकि हमें आकृति बनानी पड़ती है और आकृति के अंदर ही चीजें को दिखानी पड़ती है और उसी के अनुसार फिर हमें डेफिनेशन देनी होती है। आकृति से बिंदु C, नंबर 1 पॉइंट, बिंदु C क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र। ये परिभाषाएं पूछी जाती है, छोटी छोटी परिभाषाएं, वक्रता केंद्र। तो आपने आकृति बनानी है और आपने लिखना है, जैसे बिंदु Q P को टेंड करेगा, ठीक है ना, यहां पर कहता है लिखना पड़ेगा आपने, Q बिंदु P को टेंड करेगा, तब जो ये N बिंदु है ना C को अप्रोच करेगा, तब ये बिंदु जो उत्पन्न हो रहा है नया C, उसको हम क्या बोल देते हैं, वक्रता केंद्र नाम दे देते हैं, ठीक है। और C से लेकर P तक की दूरी, नंबर 2 CP दूरी क्या कहलाएगी भाई, ये हमारे पास कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। उसके बाद में आई है मेन जो पॉइंट था, चैप्टर का नाम जो था कर्वेचर, वो क्या है, तो यानी P और Q का जो घुमाव है ना वही वक्रता है, और वो है क्या, वो कैसे निकाली जाती है, कहता है कि जो अगर ये CP दूरी अगर किसी की निकल जाती है, यानी ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाता है, तो इसका जस्ट उल्टा ही होता है। लिख लेते हैं क्यों होता है ऐसा, वो भी देखेंगे। क्या कि CP का उल्टा, यानी 1 में CP क्या कहलाता है, कर्वेचर, कर्वेचर यानी वक्रता। तो इसका मतलब तो ये हुआ, वक्रता का उल्टा यानी CP, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। मीन्स हमें एक बात पता लगी है कि अगर हमें कर्वेचर पता लग गया, ये पता लग गया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी CP हमें पता लग गया, तो हम उसका कर्वेचर निकाल सकते हैं। तो ये कर्वेचर, अब ये कहता है कि ऐसा क्यों होता है, ये उल्टा क्यों होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, वक्रता त्रिज्या है ना, वक्रता का उल्टा क्यों होता है, देख लेना, अभी देखने में बताता हूं मैं क्यों। हमें पता है कि जैसे जैसे 1 मिनट के लिए यानी एंगलों के ऊपर ले आते हैं, ये साई है, ये डेल साई है, तो ये जो साई और डेल साई के बीच में रिलेशन हम ये देखेंगे कि डेल साई क्या होता है,
इन दोनों के एंगलों का डिफरेंस है, और ये डेल साई ही सारा मेन है। डेल साई अगर कम होगा तो हमें पता कब होगा, जैसे जैसे ये बिंदु नीचे आएगा, क्यू बिंदु है ना नीचे आएगा, तो इनके बीच में जो साई और इस एंगल के बीच में अंतर है ना बहुत कम हो जाएगा, टेंस टू 0 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जैसे जैसे ये क्यू बिंदु पी के नजदीक आएगा तो डेल साई जो अंतर है ना वो बहुत कम होता रहेगा। तो मतलब क्या होने लग रहा है, अब बात यह आई है, मतलब क्या होगा कि क्यू बिंदु जैसे पी के नजदीक आएगा, ये बात समझनी है अपन ने, क्यू बिंदु जैसे पी के नजदीक आएगा, पहले तो क्यू बिंदु यहां पर आएगा, पहले तो यहीं पर है, अभी तो हमें थोड़ा सा बैंड दिखाई दे रहा है इसमें, और जैसे जैसे ये नजदीक आएगा, अब जैसे मान लो कि यहां पर आ गया, तो ये जो पोर्शन बच गया, अब ये पोर्शन थोड़ा सा हमें क्या है, स्ट्रेट लाइन सा थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि स्ट्रेट लाइन जैसा बन रहा है ना, इसको मत देखो, ऊपर वाले को मत देखो, बस ये देखो, और फिर क्यू बिंदु फिर यहां पर आ जाएगा, तो ये ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन सी दिखाई देने लगे, और नजदीक आएगा तो ये पोर्शन है ना जो सेगमेंट बचा हुआ है रेखाखंड, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, यानी वक्रता खत्म होने जा रही है, वक्रता खत्म हो रही जा रही है। ठीक है, वक्रता खत्म होने जा रही है, वक्रता कम होती जा रही है, कब हो रही है, जैसे क्यू बिंदु पी के नजदीक आता है। तो हमें पता है कि ये जो दूरी है ना, ये एन क्यू दूरी है, जैसे ये यहां पर आएगा तो ये एन क्यू दूरी है ना पी सी के बराबर हो जाएगी। क्यों, ये बिंदु भी तो दूर चला जाएगा जैसे ये नजदीक आएगा, क्योंकि हमें पता है जैसे आएगा तो ये भी सीधी होती रहेगी, तो ये बिंदु यहां पर टच करनी शुरू हो जाएगी रेखा। ठीक है, तो यानी क्या बढ़ने लग रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ने लग रहा है, कब, जब कर्वेचर कम होने लग रहा है, यानी उसका घुमाव कम होने लग रहा है। बस बात समझ में आ गई में क्या, कि जैसे जैसे कर्वेचर कम होता जाएगा यानी उसका घुमाव कम होता जाएगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ता रहेगा, तो यही तो लिखा है। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रो से लिखते हैं भी, रो से, रेडियस ऑफ सीपी दूरी को हम रो से लिखते हैं, तो यानी इसका मतलब, इसको थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं, 1 बाई में रो, और ये क्या है, कर्वेचर, कर्वेचर, इसका मतलब कि जितनी ज्यादा रो होगा, जितनी ज्यादा यानी ये दूरी जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा दूरी होगी तो 1 को जितने ज्यादा रकम से डिवाइड करेंगे तो कर्वेचर उतना ही कम होता रहेगा, यानी एक दूसरे के उल्टे है, रिवर्स है। ठीक है, तो इस बेस पे हम कह देते हैं कि ये एक दूसरे के उल्टे हैं, वो बढ़ता है तो वो घट जाता है, और वो घटता है तो वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस आधार पे हमें इनके बीच में रिलेशन है कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, और थोड़ा सा पॉइंट और कर लेते हैं, इसमें 3 पॉइंट हो गए। अब ये कहता है कि इस वक्र के ऊपर, इस वक्र के ऊपर जो ये P और Q पॉइंट को मिला दें तो ये जो एक जीवा बन गया है इस कर्व के लिए, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, नंबर 4 पॉइंट, कोड ऑफ, कोड ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, कोड ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या आता है, वक्रता की जीवा, वक्रता। इनमें देखो भाई कुछ ना कुछ डेफिनेशन पूछ ली जाती है, वक्रता जीवा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को परिभाषित कीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए, कर्वेचर यानी वक्रता को परिभाषित कीजिए। तो आप ये काम करेंगे, ये आकृति बना लेंगे और इस आकृति के अंदर हम उसको बताएंगे कि भी इस चीज को हम ये बोलते हैं। ठीक है, कई बार क्या है कि परिभाषा देना मुश्किल हो जाता है, तो आकृति को देख के हम कुछ बता सकते हैं कि भी इस चीज को हम ये चीज बोलते हैं। ठीक है भी, चलिएगा उसके बाद में रेडियस ऑफ कर्वेचर है, निकालना सीखेंगे हम। अब तो कहता है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में दे रखे हैं, क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन तो हमें पता है 3-4 फॉर्म में मिल जाते हैं, कई बार क्या है कि कार्तीय रूप में क्वेश्चन मिल जाते हैं, यानी वक्र का जो समीकरण है, वक्र, ये जो वक्र है ना, इसका समीकरण जिस रूप में है उस हिसाब से हम उसका आंसर दें, तो कहता है कि उनके नए नए नाम बनते रहते हैं। तो क्या है, सबसे पहले कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या निकालनी सीख रही है, और वक्रता त्रिज्या के जो आंसर आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे, अब थोड़ा ध्यान रखिए। कहता है कि वक्रता त्रिज्या का, मैं पहले यहां पर नहीं लिखूंगा, थोड़ी सी वक्र बनाऊंगा, फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा कि ये चीज कहां से ले लिया आपने। तो एक पॉइंट P यहां पर है, इसका टेंजेंट खींच दिया मैंने,
और आगे बढ़ा दिया। ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और एक पॉइंट यहां पर ले लिया और इसको आगे बढ़ा लिया। वक्रता त्रिज्या निकालना सीख रहे हैं भैया हम यहां पर, और ये क्यू पॉइंट है और ये पी पॉइंट है। पी है तो ये एक्स वाई है, ठीक है, ये क्यू है तो एक्स प्लस में डेल एक्स हो गया, वाई है तो वाई प्लस में डेल वाई, यानी चेंज हो गया पी, ठीक है, एक्स में भी थोड़ी सी चेंजिंग हुई है और वाई में भी चेंजिंग हुई है, ठीक है। ये साई का एंगल तैयार कर रहा है और ये साई तो है ही है इसके अंदर, इतना एंगल तो इसके अंदर है ही है और प्लस में और वो है डेल साई, ठीक है भी। चलिए अब हमें इस ये आकृति तैयार कर ली है और अभी हमें पता था कि हाँ एक काम और कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जो कर्व है यहां से स्टार्ट हुई थी और यहां से लेकर यहां तक की दूरी मान लेते हैं एस है, और जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है वो मान लेते हैं कि डेल एस है, डेल एस, ठीक है। ये दूरी मतलब ये थोड़ी दूरी है क्योंकि ये दिखाई तो आपको ज्यादा दिखाई दे रही है, बट ये क्यू पॉइंट है इसके बिल्कुल क्लोज है पी के, तो पी के नजदीक है तो यानी डेल एस, और टोटल लेंथ यहां से लेकर और क्यू तक की लेंथ है एस प्लस में डेल एस हो जाएगी, ठीक है भी। अभी हमें लास्ट में हमें पढ़ा था वक्रता वाले पॉइंट के ऊपर कि जैसे जैसे डेल साई, यहां पर देखिएगा डेल साई क्या है, इस एंगल का और इस एंगल का अंतर ही है एक्चुअली में, और हमें पता है कि ये अंतर जैसे जैसे कम होगा, ये अंतर कब कम होगा, जैसे क्यू पॉइंट पी के नजदीक आएगा ना, जैसे क्यू पॉइंट पी के नजदीक आएगा तो ये अंतर डेल साई है ना 0 को टेंड करेगा, बहुत कम हो जाएगा, करके देख लो चाहे आप। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट है यहां पर है, अब यहां पर ले लूंगा तो ये स्पर्श रेखा ये बन जाएगी, और जैसे यहां पर और नजदीक आ जाएगा तो ये स्पर्श रेखा एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएगी, तो यानी दोनों का एंगल कितना होगा, साई रहेगा, तो इसका मतलब साई और अगले का साई प्लस में डेल साई, यानी डेल साई भी नहीं रहेगा क्योंकि एंगल दोनों सेम होगी, यानी ये एंगल और ये दोनों एंगल सेम होगा, इनका मतलब डेल साई क्या होगा, इन दोनों का अंतर कितना होगा, डेल साई तो वेरी वेरी नियर अबाउट 0 है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी की सारी जो वक्रता है, ये जो घुमाव है, इस पे आके डिपेंड हो गया। वक्रता किस पे डिपेंड होगी है, डेल साई के ऊपर, यानी इस एंगल के साई के ऊपर डिपेंड होगी है। तो जितना अब हम क्या बोलेंगे, जितना डेल साई कम होगा, टेन कम होगा, तो वक्रता जो है वो बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है जैसे क्यू पॉइंट इसके नजदीक आता तो वो स्ट्रेट लाइन सी दिखाई देनी शुरू हो जाती है, तो वो आपको घुमाव दिखाई नहीं देगा, एक सीधी रेखा ही दिखाई देगी, यानी घुमाव है ही नहीं उसमें, तो नहीं है तो फिर वक्रता खत्म होगी। कब खत्म हुई? जब डेल साई खत्म होने लग रहा है, इसका मतलब डेल साई टेंड्स टू 0, वक्रता टेंड्स टू 0, यानी वक्रता नहीं रही, इसका मतलब। तो इस सारे वक्रता पोर्शन को हम साई के ऊपर लेके चलते हैं, यानी सारी बात डेल साई के ऊपर आ गई। बात समझ में आई मेरी? डेल साई के ऊपर आ गई, जितना ज्यादा डेल साई होगा, यानी दोनों का अंतर अगर जितना ज्यादा होगा, वक्रता उतनी ही ज्यादा होती रहेगी। बात समझ में आई मेरी? डेल साई जितना ज्यादा होता रहेगा उतना ही वक्रता घुमाव उतना ही ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कह देते हैं, ये डेल साई पोर्शन है ना, डेल साई पोर्शन है, कहता है कि इसी पे सारी वक्रता डिपेंड करती है, और ये टोटल डेल साई क्या है, वक्रता को डिनोट करती है, ये इतनी वक्रता को डिनोट करती है। ये कम तो वक्रता कम, डेल साई ज्यादा तो वक्रता भी ज्यादा, इसका मतलब डेल साई ये क्या है, वक्रता को डिनोट करती है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, टोटल कर्वेचर, टोटल कर्वेचर, यानी कुल वक्रता, कुल वक्रता, इसको हम कुल वक्रता बोल देते हैं। अब जैसे नंबर 2 क्या, कि अगर पी क्यू पॉइंट टेंड्स टू पी पॉइंट, अगर ये क्यू पॉइंट है पी के बिल्कुल नजदीक आने लग रहा है तो डेल साई बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब डेल साई क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0, तो डेल साई टेंड्स टू 0 तो वक्रता भी 0 के आसपास, तो वक्रता भी टेंड्स टू 0, यानी उसकी वक्रता नहीं रहेगी, उसका घुमाव नहीं है, वक्रता भी टेंड्स टू, और वक्रता को वक्रता या कर्वेचर टेंड्स टू 0, यानी वक्रता नहीं रहेगी, डेल साई टेंड्स टू 0, वक्रता भी टेंड्स टू 0।
यानी घुमाव नहीं है। तो कहीं घुमाव है तो यानी डेल साई एंगल बना हुआ है, और डेल साई जितना ज्यादा तो वक्रता भी उतनी ज्यादा, डेल साई जितना कम वक्रता भी उतनी, यानी घुमाव उतना ही कम। ठीक है। अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। ये तो था टोटल किसका, P से लेकर Q बिंदु तक का डेल साई। ठीक है। अब ये कहता है कि इसके छोटे छोटे पोर्शन, इसका मतलब एक काम कर देते हैं, डेल साई से डिवाइड कर दे। ये डेल साई क्या है, पूरी यूनिट है। ठीक है। और इसको डिवाइड कर देंगे तो एक छोटे छोटे पोर्शनों का हमें वक्रता मिलती रहेगी। ठीक है। तो इसका मतलब कहता है कि नंबर 3 क्या कर देंगे, डेल साई को डेल एस से डिवाइड कर दें, डेल साई को, और Q टेंस टू P डाल दें, तो ये क्या कहलाती है, वक्रता, यानी उस छोटे से पोर्शन की। ठीक है। क्योंकि हम छोटे से पे बात करेंगे ना, तो बड़े के ऊपर तो हम बात अपने आप ही कर लेंगे। Q को P यानी इसको 10 करवाना है तो इसको दूर भेज देंगे और लिमिट निकाल देंगे। यही क्या कहलाती है, वक्रता। ठीक है। और एक काम कर देते हैं, जैसे जैसे ये नजदीक होगा तो इनका दोनों का अंतर कम होगा, यानी इसका मतलब डेल साई टेंस टू 0, यानी डेल एस टेंस टू 0। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12वीं क्लास के अंदर पढ़ के आए, डी साई अपॉन में डी एस। ये क्या कहलाती है, वक्रता। मतलब ये फाइनल बनाया है इसका आंसर, वक्रता यानी कर्वेचर। तो यानी कर्वेचर का फार्मूला आ गया है हमें, यानी जितना भी डेल साई एंगल है उसको डेल एस से, यानी जितनी भी ये जो त्रिज्या ले, ये जीव क्या नाम है, वक्र ले रखी है उसकी लेंथ है से डिवाइड कर दें तो ये वक्रता आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। वहां पर मैंने एक बात बोली थी पिछले टॉपिक में कि जो वक्रता का जस्ट उल्टा होता है वो वक्रता त्रिज्या होता है। तो फिर आज काम कर देते हैं, नंबर 4 पॉइंट क्या, वो भी निकाल लेते हैं। जब हमें, हाँ, ये जो कर्वेचर है वो किसकी फॉर्म में लेके आए हैं, साई और एस की फॉर्म में। और यही तो था कि भी साई और एस की फॉर्म में लेके आएंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। मैं यहां पर एक पॉइंट और डालूंगा, यानी इंट्रिंसिक फॉर्म, और जिसको बोलते हैं नेज समीकरण, यानी वक्रता को, यानी एस और साई की फॉर्म में अगर आंसर ले आए, यानी वक्रता एस और साई की फॉर्म में निकालें, एस और साई की फॉर्म में निकालें जो वक्रता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेज समीकरण बोल देते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं, नेज समीकरण। तो हमारा वक्रता त्रिज्या निकालना था तो इसका उल्टा कर दो, क्योंकि मैंने वहां पर बोला था, और ये साई और एस की फॉर्म में है, तो यानी ये नेज समीकरण बन गई किसकी, वक्रता की। नेज समीकरण रेडियस ऑफ कर्वेचर की, वो क्या होगी, इसका उल्टा, तो डी एस अपॉन में डी साई, यानी वो क्या बन जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, रो से। ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या का फार्मूला हमारे पास है, ये बन चुका है, और वक्रता का कहता है इसका उल्टा कर दो और ये बन जाएगा। ठीक है भी, ये तो था जब नेज समीकरण, यानी वक्रता त्रिज्या का या वक्रता का एस और साई के रूप में आंसर लेना। ठीक है। तो वो नेज समीकरण कहलाता था। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन भाई आपको देगा कोई भी, कार्तीय रूप में भी दे सकता है और ध्रुवीय रूप में भी दे सकता है, या फिर हमारे पास प्रांचल रूप में भी दे सकता है। तो इनको सभी को एस और साई के अंदर कन्वर्ट करना नेज समीकरण कहलाता है। और ये क्वेश्चन बनेंगे हमारे कि इसकी नेज समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है। वक्रता त्रिज्या की नेज समीकरण, क्वेश्चन हमारे पास किसमें, कार्तीय रूप में यानी कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, और उसकी कहता है नेज समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन बनेंगे हमारे। ठीक है। तो यानी एस और साई की फॉर्म में आंसर लेके आएंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, नेज समीकरण कहलाएंगे। उसके बाद में कहता है कि कार्तीय फॉर्म, वो भी कर लेते हैं, कार्तीय फॉर्म। यानी एक्स और वाई की फॉर्म में आंसर देना, यानी उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, उसका कर्वेचर निकालना, दोनों चीज सीख रहे हैं। अब क्वेश्चन किस रूप में है, एक्स वाई की फॉर्म में, यानी y इज इक्वल टू
एफ एक्स के रूप में, यानी एक्स वाई की फॉर्म में कोई क्वेश्चन मिलेगा तो इसका हमने क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, एक्स एंड वाई है भाई, ठीक है। एक्स वाई की फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे ना लिखें, ऐसे क्वेश्चन एक्स वाई की फॉर्म में मिलेगा तो उसका हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, ठीक है। देख लेते हैं। तो आपको पता है, मैं थोड़ा सा फिर दोबारा से रिकैप कर देता हूँ। ये पॉइंट पी है और ये टेंजेंट खींचा था, ये एक्स एक्सिस के साथ साई का कोण बनाता था और ये ए पॉइंट होता था, यहां से लेकर यहां तक की दूरी एस होती थी, ठीक है, और ये डेल एस होती थी, आपको पता ही है। तो हमें पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का मतलब क्या होता है, ds अपॉन में di साई निकालना, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलता है, यानी वो चीज निकालनी है हमें एक्स वाई की फॉर्म में। तो वी नो दैट क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर ds अपॉन में d साई होता है, तो ds अपॉन में d साई लेके आना पड़ेगा, यानी ठीक है। तो क्वेश्चन को आपने साई की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं, साई के रूप में लेके आते हैं, धीरे धीरे लेके आएंगे। हमें पता है कि ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस के साथ साई का कोण बनाता है, तो इसकी ढाल कितनी होगी, टेन साई। टेन साई ढाल, जब एंगल दिया होता है तो इसकी ढाल टेन साई होती है, और नहीं दिया होता है तो एक्स वाई में दे रखा तो dy बाई डी एक्स भी होती है, तो हम जानते हैं कि dy बाई में dx भी होती है। अगर जिस एंगल नहीं दिया होता तो dy बाई डी एक्स ढाल होती है, और एंगल दे रखा है तो टेन साई इसकी ढाल होती है, तो यानी दोनों ही बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं, तो आल्सो वी नो दैट क्या, कि टेंजेंट साई इज इक्वल टू dy अपॉन में dx, ठीक है। दोनों और डेरिवेटिव कर दो s के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैं s लाना चाहता हूं जानबूझ के, क्योंकि मैं ds अपॉन में d साई लाना चाहता हूं, और ये निकल जाएगा तो अपने आप ही बाकी जो बचे ये एक साइड में रख लेंगे, बाकी जो बचेगा वो उधर पहुंचा देंगे राइट साइड में, और जो भी आएगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। दोनों और s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s, तो 10 का करेंगे तो पहले तो सीकेंट स्क्वायर साई, और साई का करेंगे तो डी साई अपॉन में ds, ठीक है भाई। बात समझ में आई, s के रिस्पेक्ट में करें तो इसका भी कर दो d अपॉन में ds और dy अपॉन में dx। हमें पता है ये मैटर तो x के रिस्पेक्ट में है, तो यहां पर x होना चाहिए था, तो ds को यहां पे ले आओ, ds को यहां पर ले आओ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे। और यहां पर आप डालो ds, नहीं सॉरी क्या लिया है ds, तो वहां पर लेके चला गया, और s के रिस्पेक्ट में करें और ds के रिस्पेक्ट में करें, ds तो मैंने यहां लिख दिया, तो फिर यहां पर क्या डालो भाई, ये x के रिस्पेक्ट में तो x डालो यहां पर, तो यहां पर भी x डालो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब ये क्या है, x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स अपॉन में डी एस। बात समझ में आई इतनी, ठीक है। ये सीकेंट स्क्वायर साई और डी साई अपॉन में डी एस। मन ने क्या चाहिए, डी एस अपॉन में डी साई चाहिए, यानी इसका उल्टा चाहिए। इसको एक काम करो, उधर लेके चले जाओ तो उल्टा हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, बस इतना काम हो गया। चलो कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा या फिर एक काम करो, इसको इसके नीचे ले आओ और फिर इसका उल्टा कर दो सबका ही, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं। तो इसको इधर ले आओ, ये नीचे ले आओ, तो सीकेंट स्क्वायर, सॉरी एक मिनट, सीकेंट स्क्वायर साई, और ये तो यहीं, इसको नीचे ले आते हैं, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, और ये भी नीचे लेके आएंगे डी एक्स अपॉन में डी एस, और ये उधर चला जाएगा तो पलट के जाएगा, तो डी एस अपॉन में डी साई। ये हम चाहते थे, डी एस अपॉन में डी साई लाना चाहते हैं, जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसका नाम अब दे दो रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमारा काम रहेगा इसको सोल्व आउट करना, एक्स वाई की फॉर्म में ले आना, बस इतना ही काम रहेगा हमारा। चलो करते हैं फिर। तो देखिएगा क्या, डी एस अपॉन में डी साई को उधर लिख दें, तो लिख देते हैं इधर ds अपॉन में डी साई, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और किसके बराबर होगा, सीकेंट स्क्वायर को तोड़ो
तो 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर साई बंद कर दो। और एक काम कर देते हैं, इसको भी पलट के यहां पर लिख देते हैं, ds ऊपर और dx नीचे, ठीक है। और ऊपर ds अपॉन में dx, y में कितना है नीचे, सेकंड डेरिवेटिव बच गया डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई। टेन साई की वैल्यू हमें पता है क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, यहां पर डी वाई बाई डी एक्स रख दो। 1 प्लस में डी वाई अपॉन में डी एक्स और उसका स्क्वायर भी है, तो यानी स्क्वायर, और बंद कर देंगे। और ये डी एस अपॉन में एज परेंडो डी एक्स, इसके बारे में भी देखेंगे। और नीचे क्या है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा रिकैप करो, जब फर्स्ट चैप्टर हमारे पास आया था तो उसमें पीडल इक्वेशन और डेरिवेटिव ऑफ ए आर्क ऑफ ए लेंथ, तो आपको ये चीज बताई गई थी, कोई वक्र की लेंथ एस है, उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो वो कैसे निकालते थे। पहला चैप्टर मैंने बताया भी था आपको, ये फार्मूले आगे काम आने हैं। तो वहां पर वक्र की लेंथ का डेरिवेटिव, आर्क ऑफ लेंथ ऑफ ए, उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो ये चीज के बारे में तो हमें बताया था, ds अपॉन में dx, पहला ही चैप्टर। तो ये होता था 1 प्लस में dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर, ठीक है, और का अंडररूट, ये बता चुका है। तो वो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि सारा मैटर ये अपन राइट साइड तो हमें सारा एक्स वाई में ही लाना है। तो 1 प्लस में dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर की पावर एक ही है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये कितना है, 1 प्लस में dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर और की पावर हाफ, और y में डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। इसकी पावर एक, अंदर वाले सेम है, ठीक है, तो इसकी एक है और ये हाफ है, ये 3/2 हो जाएगा। तो हेंस ये सारा क्या चल रहा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस में dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 और y में डी स्क्वायर वाई डी एक्स। ये हमारा फार्मूला बन चुका है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। कब, जब क्वेश्चन y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म का हो तब। बात समझ में आई क्यों? अब हमें पता और कुछ देखना ही नहीं है, सीधा ही रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना इस कर्व का। तो हमें पता है किसकी जरूरत पड़ेगी, इस y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर लो, फिर उसका स्क्वायर कर दो, 1 जोड़ दो, 3/2 कर दो, इस y का 2 बार डेरिवेटिव कर दो और नीचे रख दो, बस वो सोल्व आउट कर दो, बात खत्म, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमें पता है कि क्वेश्चन इस फॉर्म में भी तो हो सकता है, x इज इक्वल टू एफ वाई का। तो इसमें ये कहता है कि ये जो साई एंगल x एक्सिस के साथ बना है, ये साई एंगल y एक्सिस के साथ बना ले तो उसके कर्वेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। फर्क क्या पड़ेगा, एंगल जब x एक्सिस के साथ बना रहे हैं। अब आप एक काम कर देते हैं, 1 मिनट के लिए ये y एक्सिस है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। अब इसको घुमा लेते हैं, आप देखने का नजरिया ऐसे कर लेते हैं बस, तो यानी इसके साथ एंगल देखना शुरू कर देंगे बस। तो कहता है कि ये जो एंगल साई है x एक्सिस के साथ बनाओ या y एक्सिस के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x एक्सिस और y एक्सिस से। अगर ऐसा नहीं पड़ेगा तो कहता है x को y में, y को x में चेंज करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 प्लस में डी एक्स अपॉन में डी वाई का स्क्वायर और डी स्क्वायर एक्स डी वाई स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, यानी दोनों ही सेम होते हैं। तो ये फार्मूला कब लगाते हैं, जब x इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में हो। ये फार्मूला कब लगाते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म का क्वेश्चन हो, ठीक है भाई। तो ये हमारा फार्मूला बन गया, जब हमारे पास कार के रूप में कोई क्वेश्चन दे रखे हैं तो उसका आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फार्मूला करना था, वो कर दिया। अब कहता है कि क्वेश्चन तो कोई जरूरी नहीं कार के रूप में दे, प्रांचल रूप में भी दे सकता है, तो प्रांचल रूप वाला और कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है उसमें भी। यही तो फार्मूला है, फार्मूला बस याद रखो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का। प्रांचल रूप में अगर दे रखे हैं तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं देखिएगा। तो हमें पता है कि कोई भी देखो कोई दे रखे हैं प्रांचल रूप वाले के लिए, तो x इज इक्वल टू जैसे एफ टी दे रखे हैं, y इज इक्वल टू जैसे जी टी दे रखे हैं, यानी
प्रांचल तो इसे बोलते हैं जो खुद एक्स वाई किसी अदर चर के फलन हो, ठीक है। तो एक्स टी का फलन है, वाई भी टी का अदर चर का फलन है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या निकालें? हमें पता है कि है तो एक्स वाई इसमें भी, और एक्स वाई जिसमें आ गया तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फार्मूला ये है ही, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिएगा और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। 12वीं क्लास के अंदर प्रांचल रूप वाले के डेरिवेटिव हमें निकालने सीख रखे थे, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं? तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिएगा, डी वाई बाई डी एक्स चाहिएगा, बस और कुछ नहीं है। तो हमें पता है कि डी वाई अपॉन में डी टी, जो कि वाई टी का फलन है, और इसी प्रकार डी एक्स अपॉन में डी टी, जो कि टी का फलन है एक्स भी। ये डी वाई बाई डी एक्स ही है, डी टी से डी टी कैंसिल, तो यही है लिखना है। तो y का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, मान लेते हैं तो उसको y डैश से डिनोट कर देती है, ठीक है, y डॉट से, ठीक है। नहीं तो फिर g डैश t करो, ये वैल्यू पुट करो, बट अपन नोटेशन में ले लेते हैं कि भी y का डेरिवेटिव y डैश और x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में x डैश, बस ठीक है। चलो ये तो निकाल लिया। फिर अब हमें क्या चाहिएगा? सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिएगा, सेकंड डेरिवेटिव और निकाल लेते हैं, इसका निकाल लो फिर। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी इसका एक बार x के सापेक्ष में, तो यानी इसका भी एक बार x के सापेक्ष में, तो यानी x के सापेक्ष में y डैश अपॉन में x डैश। बट हमें पता है ये y डैश भी t के रिस्पेक्ट में है, ये x डैश भी t के रिस्पेक्ट में है, यानी x और y दोनों ही t के फलन है, तो t के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो बट यहाँ पर तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो थोड़ी सही लिखो इसको। कैसे? dx को यहाँ लिखो, तो d अपॉन में और y डैश अपॉन में x डैश और ये dx। तो यहां पर क्या डालो? ये तो t के रिस्पेक्ट में, तो t यहां पर डालो और t यहीं पर, तो dt और ये dt आई बात समझ में। अब ये t के रिस्पेक्ट में है, तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, u बटे v फॉर्म है, तो x डैश का स्क्वायर, x डैश का स्क्वायर ओवर x डैश ऊपर एज इट इज, y डैश का t के रिस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव है ही, और एक बार t के रिस्पेक्ट में और करेंगे y डबल डैश माइनस में y डैश एज इट इज। अब x का एक बार डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में x डबल डैश, ठीक है बस और कुछ नहीं, ये बंद कर दो। और अब आपने ये तो dt अपॉन में dx तो नहीं पता, बट dx अपॉन में dt तो पता है। इसको लिखने का तरीका क्या है? 1 बटे में dx अपॉन में dt, और dx अपॉन में dt तो हमें पता ही है क्या है, dx अपॉन में dt तो हमें पता है x डैश डिनोट कर रखे, x डैश लिख दो यहाँ पर, तो x डैश y डबल डैश माइनस में y डैश x डबल डैश ओवर x डैश का स्क्वायर, और ये कितना है 1 बाई में, ये कितना है 1 बाई में x डैश। बस अब थोड़ा सा इसको ठीक कर दो भाई, और क्या करना है? बस इसको थोड़ा इसके अंदर मिलाना ही है बस, और क्या है? x डैश की 3 हो जाएगा ना, a11, बस और कुछ नहीं करना, इसके अंदर मिला लिया। ये क्या निकल गया? सेकंड डेरिवेटिव। ये क्या निकल गया? फर्स्ट डेरिवेटिव। दोनों वैल्यू कहां पे रख दो? उस फार्मूले में रख दो। तो अतः रो रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 प्लस में dy बाई में dx की जगह कितना है? y डैश x डैश, y डैश x डैश का स्क्वायर की पावर 3/2 बाई में सेकंड डेरिवेटिव, ये रहा सेकंड डेरिवेटिव सारा ही लिख दो। फिर x डैश y डबल डैश y डैश x डबल डैश बाई में x डैश की 3, x डैश की 3, इसको देखो पलट के यहां पे लिख दो, और 1 प्लस में क्या करेंगे? अब इसका एलसीएम निकाल दो, दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, अलग अलग कर दो, ठीक है। x डैश का स्क्वायर यहां पर ले आएंगे, सॉरी, x डैश का स्क्वायर प्लस में y डैश का स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, बाई में x डैश का स्क्वायर, x डैश का स्क्वायर, ठीक है, और की पावर 3/2 बाई में x डैश y डबल डैश माइनस में y डैश x डबल डैश, x डैश की 3 है यहां पर, उसको यहां पर लिख दो, x डैश की 3 पावर,
ठीक है, क्योंकि इसको नीचे लिख सकते हैं तो इसको ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स डैश स्क्वायर बाहर निकालेंगे, एक्स डैश स्क्वायर, वाई डैश का स्क्वायर, एक्स डैश स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो 3/2 भी साथ में आएगा। एक्स डैश की 3 तो ऊपर है ही, और इसमें एक्स डैश स्क्वायर निकालेंगे तो एक्स डैश स्क्वायर निकालेंगे तो उसकी पावर कितनी आएगी, 3/2 बाई में ये एक्स डैश वाई डबल डैश वाई डैश एक्स डबल डैश। बस ये आ गया, थोड़ा सा और है क्या, कुछ नहीं है। ठीक है, ये एज इट पढ़ने दो। एक्स डैश का स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर की पावर 3/2 और बाई में ये एक्स डैश वाई डबल डैश वाई डैश एक्स डबल डैश। एक्चुअली में ध्यान से कैंसिल हो गया, क्यों, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स डैश की 3 और एक्स डैश की 3 ये कैंसिल हो गया, और यही रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला बन चुका भाई। कब, जब क्वेश्चन प्रांचल रूप के अंदर दिया होता है, इस रूप में दिया होता है, यानी एक्स का डेरिवेटिव निकालो और सेकंड डेरिवेटिव निकालो, टी के रिस्पेक्ट में करना, वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, वाई डैश और वाई का डबल डैश भी निकालो और इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, या तो ये फार्मूला लिख दो और या फिर ये फार्मूला याद रखो, dy/dx निकालो और प्रांचल रूप से वो अपन 12वीं क्लास के अंदर पढ़ रखा है, और उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो और इसके अंदर पुट कर दोगे। तो ये प्रांचल रूप वाले के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फार्मूला मिल चुका है। अगर कर्वेचर पूछ लिया जाए वक्रता, तो इसका उल्टा कर दो, यानी ये ऊपर ये नीचे, तो वो वक्रता निकल जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर जब वक्रता है पता है तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, वक्रता त्रिज्या पता है तो हम वक्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब छोटा सा क्वेश्चन, एक पॉइंट और पूछ रखे हैं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फार्मूला जो डेवलप किया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला क्या है, 1 प्लस में dy अपॉन में dx का स्क्वायर की पावर 3/2 और सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर। ठीक है, अब ये कहता है कि जो वक्र है वो मूल बिंदु से गुजरे। देखिए एक पॉइंट आया है छोटा सा, कहता है कि रेडियस एट ओरिजिन, यानी वक्र है मूल बिंदु पर, उसका ओरिजिन है मूल बिंदु पर उसका वक्र का, तो आपने पता है कि भी dy/dx निकाला है तो उसमें xy होगा, xy की जगह 0 0 रख दो, बस अपने आप ही निकल जाएगा। तो इसका मतलब मूल बिंदु पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, मूल बिंदु पर, तो मूल बिंदु पर रेडियस dy/dx का मान मूल बिंदु पर dy अपॉन में dx एट 0 0, और इसी प्रकार डी स्क्वायर वाई और dx स्क्वायर मूल बिंदु पर 0 0 पर निकालो, यानी सेकंड डेरिवेटिव निकालो और एक्स वाई की जगह 0 0 रखो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो और 0 0। इसकी नई नोटेशन कहता है मूल बिंदु पर dy/dx निकालते हैं उसको स्मॉल p से लिखते हुए। ठीक है, और अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं मूल बिंदु पर उसको नाम q दे देते हैं, यानी स्पेशल नोटेशन है। p क्या होती है कि फर्स्ट डेरिवेटिव मूल बिंदु पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर पुट कर दो, तो अतः रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फार्मूला कितना होगा, 1 प्लस में, बस ये पता लग जाता है कि भी मूल बिंदु पर, यानी p स्क्वायर की पावर 3/2 और q, तो ये फार्मूला बन जाएगा मूल बिंदु के ऊपर रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ आई, बस नोटेशन है और कुछ भी नहीं है। तो आप ये भी ले सकते हो, आप यहां पर सीधी ही कह दो 0 0 पर फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर और 0 0 पर फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर, मतलब ये भी मूल बिंदु के ऊपर ही निकल रहा है। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, 0 0 पुट करो, जो भी वैल्यू आएगी वो यहां रखो और सोल्व करो। सेकंड डेरिवेटिव निकालो, मूल बिंदु रखो और जो भी वैल्यू आएगी फिर इसको सोल्व करके वो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल जाएगा। ठीक, बस इसकी नोटेशन दे दी है कि भी फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 0 पर निकालते हैं उसको p से डिनोट कर दिया बस। ठीक है, और कुछ नहीं है। अब एक न्यूटन मेथड और है, न्यूटन का मेथड, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फार्मूला क्या है, न्यूटन्स मेथड। बहुत इजी सा है, मतलब कुछ भी नहीं, आपने एक याद रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं न्यूटन मेथड से। तो वो उसने क्या बात कही थी कि
लिमिट में कन्वर्ट कर दिया, क्या होता है कि एक्स स्क्वायर बाई में 2y और y टेंस टू 0 0 रख दो। ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फार्मूला है डायरेक्ट। ये कब निकाल सकते हैं, जब वक्र मूल बिंदु से गुजरे और मूल बिंदु पर एक्स एक्सिस को स्पर्श करे, जैसे ये फॉर्म है। अब इस वक्र का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहते हैं तो यानी इधर ही मिलेगा कहीं ना कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये दूरी मिलेगी, पता नहीं बिंदु कहां पर है वो, ठीक है। तो वो उसके लिए कंडीशन है कि वक्र है ना एक्स एक्सिस को मूल बिंदु पर स्पर्श करनी चाहिए, मूल बिंदु पर स्पर्श करनी चाहिए एक्स एक्सिस को, तब उसका फार्मूला एक्स स्क्वायर बाई में 2y है और रेडियस ऑफ कर्वेचर वाई स्क्वायर बाई में 2x और x टेंस टू 0। ये का फार्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर उन वक्रों का जो y एक्सिस को मूल बिंदु पर छूने की कोशिश करती है, चाहे वो इधर हो चाहे कहीं पर भी हो, इसमें भी चाहे नीचे की तरफ हो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तो x एक्सिस को छू रही है। तो ये दो फार्मूले और हैं और ये लिमिट लगा देंगे और डायरेक्ट याद रखो। तो आपने सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि वो वक्र है, वो वक्र जो है एक्स एक्सिस को मूल बिंदु पे छू रही है कि नहीं छू रही, ठीक है। तो अगर वो चीज पता लग जाएगी तो हम डायरेक्ट फार्मूले लगा देंगे, ये न्यूटन ने बताए थे, ठीक है। और बस लास्ट टॉपिक इसका बस कुछ भी नहीं है, कर्वेचर ऑफ सर्कल, बस कर्वेचर ऑफ सर्कल। तो हमें पता रेडियस ऑफ कर्वेचर को रो से डिनोट करते थे और सर्कल का केस है, हमें पता है कि ये टुकड़ा है ये सर्कल का है, तो सर्कल को कंप्लीट करो। और हमें पता है कि इसका कोई भी स्पर्श रेखा खींचो, कोई भी बिंदु, और यहां पर भी खींचो, ठीक है। तो इसको यहां से मिलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे और यहां पर मिलाएंगे। तो हमें पता है कि सर्कल के अंदर तो ये दोनों रेडियस ही है, रेडियस यानी ये दोनों दूरी सेम है, चाहे इस पी क्यू पॉइंट को कितना भी नजदीक लिया हो ये दूरी सेम रहेगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब रो क्या रहेगा, इसमें रो कहता है उस रेडियस के बराबर ही रहेगा, यानी आर के बराबर। तो कर्वेचर ऑफ सर्कल क्या रहेगा, आर के बराबर ही होगा, यानी जो रेडियस है सर्कल का वही रहेगा। क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो हमेशा वक्र का चेंज होता जाता है, सी की तरफ जा रहा है ना बिंदु, क्योंकि जैसे क्यू बिंदु पी के नजदीक आएगा तो वो सी बिंदु के एन बिंदु है ना वो पी की सी की तरफ भागेगा, सी की तरफ भागेगा, तो यानी ये कम ज्यादा आता जा रहा है। बट हमें पता है यहां पर ये क्यू बिंदु है, क्यू बिंदु इसके कितना नजदीक आ जियो ये दूरी है ना कभी भी अलग नहीं होगी, सेम ही रहेगी। तो यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए क्यू बिंदु यहां पर आ जाओ तो भी ये दूरी सेम, तो भी ये दूरी सेम, क्योंकि ये तो रेडियस है सर्कल का, ये सारी सेम है। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा, वृत्त की त्रिज्या ही रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद में जो क्वेश्चन का पोर्शन है वो हम कल स्टार्ट करेंगे भाई, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, तो क्वेश्चन हम कल करेंगे, आज टॉपिक खत्म कर देंगे। तो वक्रता त्रिज्या का जो हमारा पोर्शन था आप थोड़ा सा याद रखेंगे, उसमें एक तो वक्रता त्रिज्या की डेफिनेशन, ठीक है, वक्रता की डेफिनेशन और केंद्र की डेफिनेशन, वक्रता केंद्र की डेफिनेशन आपको याद रखना, आकृति बनानी है, उसमें लोकेशन बतानी है कि इसको ये बोलते हैं इसको ये बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में वक्रता त्रिज्या के नए समीकरण, वक्रता त्रिज्या का नए समीकरण एस और साई की फॉर्म में लाना आंसर को, और उसके बाद में कोई क्वेश्चन एक्स वाई में है यानी कार्तीय रूप में है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फार्मूला हमने डेवलप किया था, ठीक है। उसके बाद में प्रांचल रूप में कोई क्वेश्चन दिया होता है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का फार्मूला भी हमने डेवलप कर दिया, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले आपने थोड़े से लिख लिख कर देखने हैं, कुछ भी नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है, 2 बार 3 बार लिख के देखोगे तो हो जाएगा। मैथ तो है ही भाई ऐसी चीज, मैथ को आप जितना हाथ से लिखोगे तो ये उतना ही पक्का होता जाएगा। और सब्जेक्ट है बाकी जैसे हिस्ट्री हिंदी वगैरह है ये तो आप वैसे पढ़ सकते हो, बट मैथ ऐसा चीज है कि आप हाथ से जब तक नहीं निकालोगे नहीं निकलेगा भी आपसे, बात समझे मेरी। जितनी आप हाथ से घसाई करोगे उतना ही पक्का स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। कई बार क्या है कि परीक्षा के अंदर दिमाग काम करना बंद कर देता है, किंतु अगर वो काम हाथ से किया हुआ है आपने तो कई बार हाथ है ना अपने आप ही चलता रहता है, यानी वो सही की तरफ चलता रहता है, दिमाग कहीं और होता है। वही नहीं है कि हम बाइक पर राइडिंग करते हैं तो हमारा ध्यान कहीं होता है, बट जो हमारे अंग है हाथ वगैरह है पैर वगैरह वो अपने आप ही काम कर रहे हैं,
क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है। तो वही काम यहाँ पर है। मैथ के अंदर तो सिस्टम ही ऐसा होता है कि हाथ से जितना काम मैथ का बार बार में लिख लिख कर देखोगे या निकाल के देखोगे, एक बार निकाल दिया, थोड़ा सा छुपा लिया कि भी हाँ मैं आगे कैसे सोल्व करूंगा, तो जैसे जैसे हाथ से काम करोगे 2 बार 3 बार जब करोगे तो वो स्ट्रांग होती जाएगी। बात समझ मेरी? तो इसको थोड़ा विशेष ध्यान रखना मैथ को कि भी आपने हाथ से काम करना है, आप बोलोगे नहीं कभी भी। ठीक है, तो हमारे सेंसेशन ये काम करना, दिमाग वाला है ये काम करना बंद कर देता है, तो हाथ अपना काम कर देता है कई बार। सारा तो नहीं करेगा बट वो तो तभी करेगा ना जब प्रैक्टिस हो जाएगी। अब कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, मतलब वो काम देखते कहीं है और अपना हाथ से, क्यों? प्रैक्टिस होगी है। तो वही बात यहाँ पर लागू होगी। तो प्रैक्टिस आप 2 बार 3 बार 4 बार करके देखो, जब तक हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता तब तक प्रैक्टिस करते रहो। 2-2 3-3 क्वेश्चन तो हम करते हैं, बस उनके 2 बार 3 बार लिख लो। फर्स्ट टाइम में हो सकता है ना समझ में आए, दूसरे के वीडियो को देखो, इसको वीडियो को आप रिपीट करके देखो, स्लो करके देख लो। ठीक है, कोई चीज समझ में नहीं आए कि भी यहाँ पर क्या सर ने पॉइंट बताया था, क्या फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करो, भी कमेंट डाल दो कि भी सर यहाँ से हमें कोई पोर्शन समझ में नहीं आया या सारा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बट जो मैंने बताया है कि जितना अभ्यास करोगे मैथ उतना ही आएगा। ठीक है भी, चलो वीडियो लंबी होती जा रही है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।